Hello students, welcome back to my channel Medical with Nursing Officer and today we will discuss about the Mental Health Act जो कि 1987 में आया था, उसको डिस्कस करेंगे हम। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें। अगर पसंद आए तो साइकेट्री की और भी वीडियोस को देखने के लिए साइकेट्री की प्लेलिस्ट में जाए, वहाँ पर आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी जो कि आपके लिए हेल्पफुल होंगी ऑफकोर्स। एंड स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज़ द इंडियन मेंटल हेल्थ एक्ट 1987। सो ये जो एक्ट है इसके अंदर 10 चैप्टर्स हैं जो कि दिए गए हैं। सो ये एक्ट क्यों बना, कोई भी एक्ट क्यों बनता है? अगर ऐसा लगता है गवर्नमेंट को कि इस चीज़ की हमें नीड है, कि किसी चीज़ में हमें कुछ सही चीज़ें करनी है, कुछ चेंजेस करने हैं, तो एक एक्ट बनाया जाता है जिसको पास कराया जाता है। सो पहले बिल होता है जो कि पास होता है अपना पार्लियामेंट वगैरह से, देन बाद में वो एक एक्ट बनता है। सो एक एक्ट बना 1987 में, मेंटल हेल्थ एक्ट जिसको बोला गया, और ये बना था साइकेट्रिक पेशेंट्स के लिए, क्योंकि जो मेंटल पेशेंट थे, जो भी ऐसे लोग थे जिनको कोई मेंटल डिजीज़ थी, साइकेट्रिक प्रॉब्लम थी, उनको अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता था। तो क्योंकि उनको अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता था तो इसकी वजह से ये कहीं ना कहीं उनके लिए सही नहीं था। उनको और भी टॉर्चर झेलना पड़ता था, उनको और भी ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। तो सही होने की बजाय चीज़ें गलत होती जाती थी। तो इस चीज़ को देखते हुए एक बिल लाया गया जिसको बाद में एक्ट में बदला गया। सो द इंडियन मेंटल हेल्थ एक्ट इज़ डिराइव फ्रॉम मेंटल हेल्थ एक्ट ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स 1959. So amended in 1982, the Mental Health Bill Act 14, 1987 on 22nd May 1987, राइट। सो ये 22 मई को आया था, 1987 में आया था ये बिल, जिसको मेंटल हेल्थ एक्ट में फिर बदला गया। ये बेसिकली बेस्ड था इंडियन जो इंग्लैंड का मेंटल हेल्थ एक्ट है उसको देख करके अपने देश में भी ये मेंटल हेल्थ एक्ट को एक बनाया गया। सो इसको रीजंस क्या थे बनाने के, जो कि मैंने आपको पहले ही बताए कि जो एटीट्यूड था ना सोसाइटी का टुवर्ड द मेंटली इल पेशेंट की तरफ, जो भी एटीट्यूड था उसको चेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट था। क्यों? कि वो लोग ऐसे व्यवहार करते थे उन लोगों के लिए कि जैसे उनको कोई स्टिग्मा है, कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो है। अंधविश्वास बहुत ज़्यादा था स्टिग्मा रिलेटेड। तो ये इन सब चीज़ों को दूर करने के लिए ये मेंटल हेल्थ एक्ट लाया गया एंड क्योर किया जा सके, डायग्नोज किया जा सके मेंटल हेल्थ डिजीज़ को अर्ली स्टेज पे। सो एक तो ये रीज़न था। दूसरा रीज़न ये था कि जो द एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग ऑफ इंडियन लुनेसी एक्ट 1912 हैज़ रिवील्ड दैट इट हैज़ बिकम outmoded with a rapid advancement of medical science and understanding of the nature of malady. It has therefore become necessary to make fresh legislation in accordance with a new approach. So एक न्यू अप्रोच के साथ मेंटल हेल्थ एक्ट को बनाया गया जिसमें नए तरीके रखे गए मेंटल पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए। तो इस तरीके से इसको डेवलप किया गया कि कुछ चेंजेस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जिससे कि हम मेंटली इल पेशेंट्स का भला कर पाएँ। सो इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या थे कि टू रेगुलेट एडमिशन्स इनटू साइकेट्रिक हॉस्पिटल, जो भी साइकेट्रिक हॉस्पिटल्स हैं उसमें एडमिशन को हम रेगुलेट कर पाएँ, और साइकेट्रिक नर्सिंग होम्स में, एंड टू प्रोटेक्ट द सोसाइटी फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ मेंटली इल पर्सन, राइट। कोई मेंटली इल पर्सन है अगर, तो उससे हम सोसाइटी को भी प्रिवेंट करें, क्योंकि कई बार कुछ डिसीज़ कंडीशंस ऐसी होती है जिसमें वो पर्सन जानबूझ के तो कुछ नहीं करना चाहता, बट उसकी वजह से सोसाइटी को कुछ हार्म हो सकता है। सो इस वजह से एंड सिटीजन्स को प्रिवेंट करने के लिए फ्रॉम द साइकेट्रिक पेशेंट्स, उनको डिटेन करके रखा जाए, एंड टू रेगुलेट मेंटेन द चार्जेस ऑफ साइकेट्रिक हॉस्पिटल एंड नर्सिंग होम्स, मेंटेनेंस चार्जेस को रेगुलेट करने के लिए जो भी साइकेट्रिक हॉस्पिटल्स हैं एंड जो भी नर्सिंग होम्स हैं उनके। सो ये थे हमारे ऑब्जेक्टिव्स कि क्यों मेंटल हेल्थ एक्ट को लाया गया। एंड टू प्रोवाइड फॉर इस्टेब्लिशिंग guardianship of the mentally ill person who are incapable of managing their own affairs. सो ऐसे मेंटल पेशेंट्स भी होते हैं जिनके साथ कोई नहीं होता, सो उनको एक गार्डियनशिप प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है ताकि वो उनका देखभाल कर पाए। तो ये करने के लिए भी मेंटल हेल्थ एक्ट को लाया गया। एंड टू इस्टेब्लिश सेंट्रल एंड स्टेट अथॉरिटीज़ फॉर मेंटल हेल्थ सर्विसेज, to regulate the powers of the government for establishing licensing and controlling psychiatric hospitals and nursing homes, right। कहीं ऐसा ना हो जाए कि बहुत सारे नर्सिंग होम खुल जाएं, बहुत सारे साइकेट्रिक हॉस्पिटल्स खुल जाएं, या फिर
वो क्या उसका मिसयूज़ ना करने लग जाए, है ना। तो उसको लाइसेंस प्रोवाइड करने के लिए भी, रेगुलेट करने के लिए उनकी पावर्स को और मेंटल हेल्थ एक्ट लाया गया। एंड टू प्रोवाइड लीगल एड टू मेंटली इल पर्सन एट स्टेट एक्सपेंस इन सर्टेन केसेस। सो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स थे क्यों मेंटल हेल्थ एक्ट को लाया गया था। नेक्स्ट है, इस एक्ट में 10 चैप्टर्स हैं। सो द एक्ट कंटेन 10 चैप्टर्स, जिसमें हम एडमिशन से रिलेटेड, डिस्चार्ज से रिलेटेड, कैसे किसी मेंटली इल पेशेंट को हम एडमिट करेंगे, कैसे उनको डिस्चार्ज करेंगे, इसके रिगार्डिंग बात करी गई है। और क्या क्या इसके अंदर और भी चैप्टर्स में डिफरेंट बातें करी गई हैं, उन सबको देखेंगे। सो जो फर्स्ट चैप्टर है वो बेसिकली डेफिनेशंस से डील करता है। कुछ डेफिनेशंस इसके अंदर है, जैसे कि साइकेट्रिक हॉस्पिटल या नर्सिंग होम। सो इसकी डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू हमारा जो एक्ट है उसके अंदर दिया गया है कि अ हॉस्पिटल और नर्सिंग होम इस्टेब्लिश्ड और मेंटेन्ड बाय द गवर्नमेंट और एनी अदर पर्सन फॉर द केयर ऑफ मेंटली इल पर्सन। सो साइकेट्रिक हॉस्पिटल या नर्सिंग होम वही होगा जो कि या तो गवर्नमेंट के द्वारा इस्टेब्लिश किया जाए या किसी ऐसे पर्सन के द्वारा इस्टेब्लिश किया जाए जो कि मेंटली इल पर्सन की केयर प्रोवाइड करे। नेक्स्ट इज मेंटली इल पर्सन क्या होता है। सो अ पर्सन हु is in need of treatment by reasons of any mental disorder and then mental retardation। so कोई भी पेशेंट जिसको कोई मेंटली प्रॉब्लम है, उनको अगर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो वो मेंटली इल कैटेगरी में आएगा। साइकेट्रिस्ट क्या होता है। सो अब मेडिकल प्रैक्टिशनर होता है जिसने पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री या डिप्लोमा करा हो साइकेट्रिक में रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से, तो वो आपका साइकेट्रिक कहलाता है, साइकेट्रिस्ट कहलाता है। रिसेप्शन ऑर्डर की भी डेफिनेशन दी हुई है। सो रिसेप्शन ऑर्डर इज एन ऑर्डर मेड अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट फॉर द एडमिशन एंड डिटेंशन ऑफ मेंटली इल पर्सन इन साइकेट्रिक हॉस्पिटल्स एंड नर्सिंग होम्स। सो किसी भी अगर मेंटली इल पर्सन को हमें एडमिट करना है या उसको डिटेन करके रखना है तो इसके लिए रिसेप्शन ऑर्डर को दिया गया है हमारे एक्ट के अंदर। सो चैप्टर फर्स्ट डील करता है ओनली विद द डेफिनेशन, जिसमें हमने पढ़ा साइकेट्रिक हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, मेंटली इल पर्सन, साइकेट्रिस्ट एंड रिसेप्शन ऑर्डर क्या होता है। नेक्स्ट है चैप्टर सेकंड। सो चैप्टर सेकंड डील करता है कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट अथॉरिटीज़। So it deals with the establishment of central and state authorities for regulation and coordination of mental health services, right। कि स्टेट और सेंटर है ना, जो वो दोनों मिल करके जो भी मेंटल हेल्थ की सर्विसेज है वो हम पीपल को प्रोवाइड करें, मेंटली इल पर्सन को प्रोवाइड करें। सो कोऑर्डिनेशन से चलता है दोनों चीज़ें। एक्सपेंसेस जो भी होते हैं, जो भी खर्चे होते हैं, स्टेट और सेंटर दोनों मिलके साइकेट्रिक हॉस्पिटल का खर्चा जो है वो बियर करते हैं। सो इस तरीके से चैप्टर सेकेंड में बोला गया है। चैप्टर थर्ड जो है वो प्रोवाइड करता है हमें गाइडलाइंस फॉर द इस्टेब्लिशमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ साइकेट्रिक हॉस्पिटल या नर्सिंग होम। सो चैप्टर थर्ड इज बेसिकली इज प्रोवाइडिंग अस सॉरी सो चैप्टर थर्ड जो है वो हमें बताता है कि कोई भी अगर किसी को साइकेट्रिक हॉस्पिटल खोलना है या नर्सिंग होम खोलना है तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि फुलफिल करनी पड़ेंगी, राइट। तो गाइडलाइंस क्या है, किस बेसिस पे आप खोल सकते हैं, ये चैप्टर थर्ड आपको बताता है। चैप्टर 4 बेसिकली डील विद द एडमिशंस प्रोसीजर एंड डिटेंशन प्रोसीजर इन द साइकेट्रिक हॉस्पिटल एंड नर्सिंग होम। जैसे कि अगर कोई पर्सन इल है, मेंटली इल है और उसको लगता है कि उसको एडमिट होना चाहिए, तो इसके अंदर फर्स्ट तो है एडमिशन ऑन वॉलंटरी बेसिस, ठीक है। सो एनी पर्सन हु कंसीडर हिमसेल्फ टू बी मेंटली इल एंड विशेस So any person who considers himself to be mentally ill and wishes to be admitted to the psychiatric hospital may apply to the medical officer in charge. If he is minor, the guardian can make the application on his behalf. राइट जैसे कि मैंने बोला, किसी पर्सन को अगर लगता है कि उसको कोई साइकेट्रिक प्रॉब्लम हो रही है या कोई मेंटली डिसऑर्डर हो रहा है और वो एडमिट होना चाहता है, तो वो जाकर के एडमिट हो सकता है मेडिकल ऑफिसर से अपने आप को दिखा के, या फिर अगर वो माइनर है, 18 ईयर से कम है, तो उसके गार्डियन भी उसको लेकर के जा करके एडमिट करा सकते हैं। नेक्स्ट है कि द मेडिकल ऑफिसर जो है उसको 24 आवर के अंदर उस पेशेंट को एडमिट करना पड़ेगा और ट्रीटमेंट देना पड़ेगा अगर वो रिक्वायर्ड है ट्रीटमेंट। एंड द वॉलेंट्री पेशेंट दस एडमिटेड इज़ नाउ बाउंड टू अबाइड बाय द रूल्स मेड बाय द इंस्टीट्यूशन। अगर वो वॉलेंट्री भी एडमिट होता है तो उसको इंस्टीट्यूशन के सारे जो रूल्स हैं
वो मानने पड़ेंगे। सो फर्स्ट तो एक पेशेंट कैसे एडमिट हो सकता है हॉस्पिटल में, फर्स्ट इज वॉलेंट्री बेसिस पे एडमिट हो सकता है कि अगर उसको लगता है कि उसको कोई मेंटली प्रॉब्लम है तो वो जा कर के एडमिट हो सकता है, और लेकिन अगर वो माइनर है तो उसके साथ उसे गार्डियन को जाना पड़ेगा। नेक्स्ट है एडमिशन अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस। सो इसके अंदर क्या होता है कि कोई भी मेंटली इल पर्सन जो कि नहीं चाहता एडमिट होना अपने आप से, तो उसको एडमिट होने के लिए क्या करना पड़ेगा कि उसके बिहाफ में उसके रिलेटिव या फ्रेंड जो है उसको एडमिट करा सकते हैं, अगर वो मेडिकल जो भी प्रोटोकॉल्स हैं उसको फॉलो करते हुए। सो स्पेशल सर्कमस्टांसेस के अंदर कोई पेशेंट अगर वॉलंटरी एडमिट नहीं होना चाहता है तो उसके घर वाले, रिलेटिव या फ्रेंड उसको एडमिट करा सकते हैं। एडमिशन अंडर रिसेप्शन ऑर्डर। सो दिस इज द रिसेप्शन ऑर्डर। इसमें क्या होता है कि ऑन एप्लीकेशन ओनली अ रिलेटिव नॉट अदर देन हस्बैंड, वाइफ, गार्डियन और फ्रेंड कैन मेक आउट एन एप्लीकेशन फॉर द एडमिशन ऑफ अ मेंटली इल पेशेंट, राइट। सो आप किसी को भी एडमिट नहीं करा सकते हैं, राइट। अगर आपको लगता है कि आपका नेबरहुड मेंटली इल है तो आप उसको एडमिट नहीं करा सकते, रदर देन कि आप उसके फ्रेंड नहीं हैं, आप उसके कोई रिलेटिव नहीं है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिसेप्शन ऑर्डर में कि एप्लीकेशन के बेस पे एडमिट करा सकते हैं, लेकिन वो एप्लीकेशन वही देगा जो उसका रिलेटिव होगा, हस्बैंड होगा, वाइफ होगी या कोई उसका फ्रेंड होगा, क्लोज फ्रेंड। सो ये जो एप्लीकेशंस होते हैं मजिस्ट्रेट को शो किए जाते हैं, एंड इसमें 2 मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसमें ये लिखा होना चाहिए कि ही इज़ मेंटली इल और सफरिंग फ्रॉम द मेंटल इल, एंड वो फिर गेजेटेड होना चाहिए मेडिकल ऑफिसर से, तभी आप उसको रिसेप्शन ऑर्डर में कंसीडर करके उसको एडमिट करा सकते हैं। सो ये था एडमिशन अंडर रिसेप्शन ऑर्डर। नेक्स्ट है एडमिशंस इन एमरजेंसीज। सो द मेडिकल ऑफिसर इन चार्ज मे ऑर्डर द एडमिशंस ऑफ मेंटली इल पेशेंट इफ ही थिंक ही इज डेंजरस टू हिमसेल्फ और अदर्स। However, the patient should be produced before the magistrate within 24 hours, maximum 72 hours, which is exclusive of the examination period of magistrate himself may visit the psychiatric hospitals and pass the reception order on examination. So, admission in emergencies का मतलब है कि इस चैप्टर में ये बोला गया है, इस पार्ट में ये बोला गया है कि अगर कोई पेशेंट मेंटली इल है और अगर उसको लगता है, किसी दूसरे को लगता है कि ये जो है अपने लिए या फिर सोसाइटी के लिए प्रॉब्लम है या कुछ मिसबिहेव कर सकता है, कुछ हार्मफुल एक्टिविटी कर सकता है, तो उसको एडमिट कराया जा सकता है। लेकिन इसमें क्या है कि 24 घंटे के अंदर या तो मेडिकल ऑफिसर से उसको दिखा के और मजिस्ट्रेट के सामने सर्टिफिकेट्स वगैरह शो करने पड़ेंगे, मजिस्ट्रेट के सामने उसको प्रोड्यूस करना पड़ेगा पेशेंट को, या तो मजिस्ट्रेट खुद भी आकर के हॉस्पिटल में विजिट कर सकते हैं एंड रिसेप्शन ऑर्डर पास कर सकते हैं। नेक्स्ट है टेम्परेरी ट्रीटमेंट ऑर्डर। सो टेम्परेरी ट्रीटमेंट ऑर्डर के अंदर क्या होता है कि इट इज़ एन ऑर्डर इशूड बाय मजिस्ट्रेट इन केस वेयर द रिस्क परसीव्ड टू द पेशेंट्स लाइफ टू दैट ऑफ अदर्स इफ द मेडिकल ऑफिसर इन चार्ज फील्स इट नेसेसरी टू ब्रिंग लीगल अथॉरिटी इन टू पिक्चर ही कैन डू बाय अप्लाइंग टू द मजिस्ट्रेट, राइट। सो टेम्परेरी ट्रीटमेंट ऑर्डर के अंदर क्या होता है कि ये जो ऑर्डर है ये मजिस्ट्रेट इशू करता है कि ये जो पेशेंट है ये अपनी लाइफ के लिए हार्म कर सकता है, ये दूसरों को हार्म पहुंचा सकता है, तो इसके लिए उसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराना एंड लीगल बेसिस पे बहुत ज़रूरी है। ऑल्टरनेटिवली द रिलेटिव्स कैन गेट द मजिस्ट्रेट टू इशू, एंड अगर वो मजिस्ट्रेट खुद से ऑर्डर नहीं पास करता है तो जो उसके रिलेटिव हैं वो भी ये ऑर्डर को पास करा सकते हैं, जो कि इन सच केस अ सिंगल मेडिकल सर्टिफिकेट इज रिक्वायर्ड विच इज़ वैलिड फॉर 6 मंथ, राइट। इसमें सिंगल मेडिकल सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होगा जो कि 6 मंथ के लिए वैलिड होगा टेम्परेरी में। लेकिन यहाँ पर हमने पढ़ा था कि डबल मेडिकल सर्टिफिकेट देने पड़ेंगे जो कि गैजेटेड होने चाहिए फ्रॉम दी मेडिकल ऑफिसर से, राइट। सो ये है टेम्परेरी ट्रीटमेंट ऑर्डर जिसमें कि किसी को मजिस्ट्रेट को अगर लगता है कि ये जो पेशेंट है और ये जो कोई पेशेंट है आसपास ये मेंटली इल है और ये अपने लिए या सोसाइटी को हार्म कर सकता है, तो उसके लिए रिसेप्शन ऑर्डर वो पास करेगा। लेकिन ऑन दी अगर उसको लगता है क्या कि जो मेडिकल ऑफिसर ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहा है अगर वो कहता है कि यहाँ पर कुछ उसको लीगल अथॉरिटी भी चाहिए तो वहाँ पर वो प्रोवाइड कराएगा मजिस्ट्रेट, एंड इसके लिए 6 मंथ तक का सर्टिफिकेट वैलिड होता है सिर्फ।
नेक्स्ट है एडमिशन ऑफ मेंटली इल प्रिजनर। अगर कोई प्रिजनर है वो मेंटली इल है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ कोर्ट, राइट। अगर कोर्ट का जो ऑफिसर है वो ऑर्डर देगा तभी उसको एडमिट किया जाएगा किसी भी साइकेट्रिक हॉस्पिटल में। नेक्स्ट कुछ मिसलेनियस एडमिशन्स होते हैं जिसमें कि अनवॉलेंट्री जो पेशेंट्स नॉट अनवॉलेंट्री एंड जो जिनका कोई नहीं होता है। सो a mentally ill patient can be admitted either on humanitarian grounds, that is wonders, or for observation purpose. Social worker can obtain an order from the magistrate pending report from medical officer, right। तो किसी भी पेशेंट को एडमिट करा सकते हैं। कई बार जो हमें दिख जाते हैं रोड पे या फिर कहीं भी ऐसा कोई पर्सन दिखता है जो मेंटली इल लगता है, उसको हम एट द ह्यूमैनिटेरियन बेसिस एडमिट करा सकते हैं। वो मिसलेनियस एडमिशन के अंदर आएगा, लेकिन उसके लिए भी प्रोटोकॉल्स होते हैं, जैसे कि उसके लिए मजिस्ट्रेट से ऑर्डर लेना पड़ेगा एंड मेडिकल ऑफिसर को से ऑर्डर लेना पड़ेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द एडमिशन चैप्टर। जो एडमिशन का चैप्टर है वो 4th चैप्टर के अंदर डिस्क्राइब किया गया है कैसे कैसे एडमिशन होता है। नेक्स्ट चैप्टर में चैप्टर 5 है जिसमें कि डिस्चार्ज के बारे में बात किया गया है कि अगर पेशेंट एडमिट है तो अब उसका डिस्चार्ज कैसे करना है मेंटली इल पेशेंट का। सो ये जो चैप्टर है ये डील करता है विद दी डिस्चार्जिंग जो भी प्रोसीजर्स होते हैं हॉस्पिटल में। सो फर्स्ट इज डिस्चार्ज ऑफ पेशेंट ऑन वॉलेंट्री बेसिस। सो फर्स्ट हमारा था एडमिशन भी वॉलेंट्री बेसिस पे, तो डिस्चार्ज में वॉलेंट्री बेसिस पे कैसे डिस्चार्ज करते हैं। मेडिकल ऑफिसर इन चार्ज ऑफ साइकेट्रिक हॉस्पिटल या नर्सिंग होम ऑन रिकमेंडेशन फ्रॉम 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर्स प्रीफरेबली अ साइकेट्रिस्ट कैन बी डायरेक्शन फॉर डिस्चार्ज ऑफ द पेशेंट, राइट। तो वॉलेंट्री बेसिस पे अगर कोई पेशेंट खुद से बोलता है कि वो ठीक है और वो घर जाना चाहता है तो उसके साथ साथ 2 मेडिकल ऑफिसर के सर्टिफिकेट्स लगेंगे, ताकि दोनों साइकेट्रिस्ट अगर हो तो सही है, तो दोनों के सर्टिफिकेट्स लगेंगे जो कि ये बताएंगे कि ही इज़ फिट एंड ही इज़ नॉट मेंटली इल नाउ। सो वो वॉलेंट्री बेसिस पे डिस्चार्ज ले सकता है। सो डिस्चार्ज ऑफ द पेशेंट अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस। सो इसके अंदर हमने पढ़ा था स्पेशल सर्कमस्टांसेस में एडमिशन जो कि रिलेटिव या फ्रेंड करा रहे थे, हस्बैंड या वाइफ किसी का हो तो वो करा सकता है। लेकिन यहाँ पर डिस्चार्ज में भी क्या होगा कि कोई रिलेटिव या फ्रेंड होना चाहिए जो कि एक एप्लीकेशन देगा मेडिकल ऑफिसर को कि वो जो पेशेंट है उसकी केयर करेंगे, उसको कस्टडी में अपने रखेंगे एंड वो किसी का हार्म नहीं करेगा। एंड जो रिलेटिव्स हैं या फ्रेंड्स हैं जो भी हैं आर रिक्वायर्ड टू फर्निश अ बॉन्ड, उनको एक बॉन्ड भरना पड़ेगा, ठीक है। और विदाउट सिक्योरिटीज अलोंग विद एन अंडरटेकिंग दैट द मेंटली इल पर्सन शैल बी प्रिवेंटेड फ्रॉम कॉजिंग इंजरी सेल्फ एंड अदर्स। जैसे कि मैंने पहले ही बोला कि वही है कि उस पेशेंट को आप तभी डिस्चार्ज करा सकते हैं अगर आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि ये खुद को या दूसरों को हार्म नहीं पहुंचाएगा, देन यू कैन टेक हिम डिस्चार्ज। नेक्स्ट डिस्चार्ज ऑफ द पेशेंट एडमिटेड ऑन रिसेप्शन ऑर्डर। सो रिसेप्शन ऑर्डर में हमने एडमिशन देखा था कैसे हो रहा था, अब हम डिस्चार्ज देखेंगे। सो एन एप्लीकेंट हु फील दैट पेशेंट हैज़ रिकवर्ड फ्रॉम इलनेस कैन मे मेक एन एप्लीकेशन फॉर डिस्चार्ज टू द मजिस्ट्रेट। अब यहाँ पे मजिस्ट्रेट को एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा, जैसे एडमिशन के लिए लिख रहे थे वैसे ही अब डिस्चार्ज के लिए लिखना पड़ेगा। जिसने एप्लीकेशन पहले एडमिशन के टाइम पे लिखा था उसको ही लिखना है एंड वो सर्टिफिकेट भी होना चाहिए एक जो कि मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज देगा साइकेट्रिक हॉस्पिटल का। एंड ये दोनों चीज़ें मजिस्ट्रेट के सामने जाएंगी, सर्टिफिकेट और एप्लीकेशन, और अगर वो ठीक है तो मजिस्ट्रेट उसको डिस्चार्ज करने के ऑर्डर इशू करेगा। नेक्स्ट है डिस्चार्ज ऑफ पेशेंट एडमिटेड बाय पुलिस। सो अगर पुलिस ने किसी को एडमिट कराया तो उसको कैसे डिस्चार्ज कराना है। सो वेयर द पुलिस डिटेन अ मेंटली इंडिविजुअल इन हॉस्पिटल ही मे बी डिस्चार्ज आफ्टर द फैमिली मेम्बर अग्री in writing to proper care and medical officer in charge opines that he is fit to be discharged, right। तो अगर किसी को पुलिस ने एडमिट कराया है ये देखते हुए कि ये जो पर्सन है ये मेंटली इल है और ये किसी का नुकसान कर सकता है, तो पुलिस के एडमिट कराने के बाद अगर फैमिली मेम्बर को लगता है कि नहीं अभी ये ठीक है और वो उसकी देखभाल कर सकते हैं एंड दे आर विलिंग टू डू द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ये किसी को हार्मफुल नहीं है एंड तो वो उसको डिस्चार्ज करा सकते हैं। एंड मेंटली इल प्रिजनर का डिस्चार्ज कैसे होगा। सो डिस्चार्ज ऑफ मेंटली इल प्रिजनर। सो द हॉस्पिटल अथॉरिटीज हैव टू रिपोर्ट एवरी 6 months अबाउट द पर्सन स्टेट ऑफ माइंड टू द अथॉरिटी
which has ordered detention. As soon as they find the person is fit to stand the trial, they have to inform about the same to authority concerned. The person is then handed over to the person officer for further legal action, right? So अगर हॉस्पिटल में जो भी इल प्रिजनर आते हैं तो उनका हर 6 मंथ में रिपोर्ट को भेजा जाता है अथॉरिटी को, और अगर वो लगता है, हॉस्पिटल को लगता है कि नाउ ही इज़ ओके, देन उसका डिस्चार्ज किया जा सकता है. सो लीव ऑफ एब्सेंस, सो इट इज़ अ टाइप ऑफ डिस्चार्ज ऑन एप्लीकेशन, जिसमें कि क्या होता है कि अगर कोई रिलेटिव या कोई भी दूसरा पर्सन, फ्रेंड, कोई एप्लीकेशन देता है मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज को, एंड कोई बॉन्ड भी उनको साइन करके देना होता है कि वही है इंजरी नहीं करेगा, ये जो पर्सन है अपने आप को या दूसरों को नहीं पहुंचाएगा इंजरी, तो उसको लीव ऑफ एब्सेंस दिया जाता है, जो कि मैक्सिमम 60 डेज के लिए होता है. सो दिस इज़ अबाउट द डिस्चार्ज, किस तरीके से मेंटली इल पेशेंट का डिस्चार्ज होता है. नेक्स्ट है चैप्टर 6. सो चैप्टर 6 जो है ये डील करता है विद द जुडिशियल इंक्वायरी रिगार्डिंग मेंटली इल पर्सनस, एंड जो भी उसकी प्रॉपर्टी है उस एंड देयर कस्टडी एंड मैनेजमेंट ऑफ अ प्रॉपर्टी, राइट. अ गार्डियन मेक एन अपॉइंटमेंट बाय कोर्ट ऑफ लॉ ऑन बिहाफ ऑफ एन एलिगेट मेंटली इल एंड कैपेबल ऑफ लुकिंग आफ्टर सेल्फ एंड प्रॉपर्टी, राइट. तो अगर कोई मेंटली इल पर्सन है, उसकी प्रॉपर्टी के बारे में क्या है वो चैप्टर 6 में आता है. अगर उसके पास कोई प्रॉपर्टी है तो उसकी देख रेख कौन करेगा और वो प्रॉपर्टी किसकी होगी. सो कोई अगर मेंटली इल पर्सन है और अगर कोई उसका रिलेटिव उसकी देखभाल करने के लिए तैयार होता है तो वो प्रॉपर्टी उसको मिल सकती है. ये चैप्टर 6 के अंदर बोला गया है. चैप्टर 7 इज डील विद द मैनी वेज टू मीट द कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस ऑफ मेंटली इल पर्सन डिटेन्ड इन साइकेट्रिक हॉस्पिटल एंड नर्सिंग होम. सो किसी भी साइकेट्रिक पेशेंट का ट्रीटमेंट का जो कॉस्ट होता है वो चैप्टर 7 में बताया गया है कि वो सेंटर बियर करेगा, ये स्टेट बियर करेगा, या फिर उसके ही जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसको सेल करके निकाला जाएगा. सो चैप्टर 8 इज़ अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट ऑफ मेंटली इल पर्सन. द राइट इंक्लूड नो मेंटली इल पर्सन शैल बी सब्जेक्टेड ड्यूरिंग ट्रीटमेंट ऑफ एनी इनडिग्निटी और क्रूएलिटी. सो ये जो भी उसके राइट्स हैं उसके बारे में बात करता है कि किसी भी मेंटली इल पर्सन को ट्रीटमेंट करते वक्त किसी भी तरीके से हार्म नहीं पहुंचा सकते हैं आप, और ना ही फिजिकली और ना ही मेंटली. एंड नेक्स्ट राइट इज़ कि नो मेंटली इल पर्सन अंडर ट्रीटमेंट शेल बी यूज फॉर द पर्पस ऑफ रिसर्च अनलेस सच रिसर्च इज डायरेक्ट बेनिफिट टू हिम. तो अगर किसी मेंटली इल पर्सन का ट्रीटमेंट चल रहा है तो आप उसको अपनी रिसर्च के लिए नहीं ले सकते जब तक कि वो रिसर्च उसके लिए फ़ायदेमंद नहीं है. एंड a consent has been obtained in writing from the person or from the guardian relative. और अगर वो पर्सन वॉलेंट्रली या कि एडमिट हुआ है तो इसका मतलब है कि थोड़ा बहुत वो ठीक है, तो उससे कंसेंट लेना पड़ेगा अगर आप उसको अपनी रिसर्च में यूज़ करते हैं, या फिर उसके गार्डियन से कंसेंट ले करके आप उसको तब यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट है नो लेटर ऑफ कम्युनिकेशन सेंट बाय और टू मेंटली इल पर्सन शैल बी intercepted, detained or destroyed, right. So these are the rights जिसके बारे में चैप्टर 8 में बताया गया है. चैप्टर 9 जो है ये डील करता है with the procedures to be followed for the establishment and maintenance of psychiatric hospitals, nursing homes, and the penalties which can be relatively severe and explicit for contravening them, right. सो चैप्टर 9 के अंदर बताया गया कि अगर किसी को साइकेट्रिक हॉस्पिटल ओपन करना है तो उसके लिए क्या क्या गाइडलाइंस हैं. चैप्टर 10 इज़ द लास्ट चैप्टर जो कि मेंटल हेल्थ एक्ट के अंदर दिया गया है. सो इस चैप्टर में जो है कि ये डील करता है विद द क्लैरिफिकेशन पर्टेनिंग टू सर्टेन प्रोसीजर्स टू बी फॉलोड बाय मेडिकल ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द साइकेट्रिक हॉस्पिटल एंड नर्सिंग होम. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द मेंटल हेल्थ एक्ट 1987. आई होप आपको लेक्चर समझ आया होगा. समझ आया तो वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना अपना फ्रेंड के साथ. तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग.